नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पॉलिटी सेक्शन को आर्टिकल के द्वारा रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि पॉलिटी जैसे ब्रॉड सेक्शन को अगर रिवाइज करना है तो सबसे अच्छी चीज़ है कि हम आर्टिकल के द्वारा रिवाइज करें। अगर जैसे आपको हिस्ट्री रिवाइज करना है तो आप जो डेट्स हैं, युद्ध हुए हैं, जो संधियाँ हुए, उनके द्वारा रिवाइज करिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को रिवीजन के लिए हमें कम टाइम में शॉर्ट रिवीजन के लिए स्मार्ट टेक्निक का प्रयोग करना पड़ता है। तो हम सब पॉलिटी को आर्टिकल के द्वारा रिवाइज कर रहे हैं। तो आज के सेक्शन में आपके आर्टिकल तो डिस्कस करेंगे, इसके साथ ही आपके राष्ट्रपति के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, उपराष्ट्रपति के बारे में डिस्कस करेंगे, राज्यसभा, आपके लोकसभा, संसद, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप सब कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, हर एक पॉइंट के नोट्स बनाइएगा। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। उम्र आपको थका नहीं सकती और ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीतने की जिद है ना तो हार भी हरा नहीं सकती। आप सबको जो वीडियो एग्जाम वाले बच्चे हैं, आपको तो 2018 का संघर्ष है, सोचिए तब से आप मेहनत करो। अब इस आखिरी टाइम में आपको हार नहीं माननी, मेहनत करनी है और एक सीट पक्की कर कर दिखानी है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 63 1 से लेकर 62 तक के बारे में हम इससे पहले की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने उन सारी क्लासेस को नहीं देखा हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके क्लास को देख सकते हैं। आर्टिकल 63 में उल्लेख है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अब भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा तो सबसे पहली बात हमारे मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि उपराष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया। तो उपराष्ट्रपति का पद हमने यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। आर्टिकल 63 में उल्लेख है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अब उपराष्ट्रपति का मनोनयन कैसे होगा, इसका निर्वाचन कौन कौन भाग लेगा। तो उपराष्ट्रपति उस राष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का सभापति होता है। एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, अच्छा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है लेकिन कभी भी राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। जब ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता तो कभी भी मतदान नहीं कर सकता, लेकिन वो निर्णायक मत दे सकता है। अब आपके मन में डाउट होगा कि निर्णायक मत क्या होता है। जैसे हमारे यहाँ पे कोई भी बिल आया, बिल के लिए दोनों सदनों से क्या होता है, बिल पास होता है तो लोग मतदान करते हैं ना, लोकसभा से, राज्यसभा से या और चीज़ें। तो उस टाइम पे राष्ट्रपति क्या कर सकता है, मतदान नहीं दे सकता। लेकिन कोई ऐसी बात हो गई जिसमें एक जैसे 6 इसको मिले 6 इसको मिले, एक वोट से निर्धारण हो जाएगा किसके पक्ष में बात जाएगी। तो उस टाइम पे क्या होता है, उपराष्ट्रपति निर्णायक मत दे सकता है। 2 पॉइंट आपको क्लियर हुए। पहला, आर्टिकल 63 में उल्लेख है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का पद हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। इसके साथ साथ उपराष्ट्रपति का निर्वाचन में क्या होता है, ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता लेकिन राज्यसभा का सभापति होता है। क्लियर होगी इतनी बार। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 में उल्लेख है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अब उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा तो कैसे होगा, कौन कौन उसका निर्वाचक मंडल होगा। तो आपको यहाँ पे उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति में कंफ्यूज नहीं होना। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में आपके संसद के सदस्य भाग लेंगे, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा के, वो चाहे मनोनीत सदस्य हो चाहे आपके निर्वाचित सदस्य, दोनों सदस्य भाग लेंगे। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के सदस्य भाग लेते हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य। जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता था, राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, वहां पे हमारे कोई भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेता था। इसके साथ ही दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते थे। अब एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लाएंगे तो कौन कौन शामिल होगा, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। अब इस टाइम पे हमारे उपराष्ट्रपति हैं कौन, तो हमारे उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी। जगदीप धनखड़ जी इससे पहले कहाँ के, तो इससे पहले पश्चिम बंगाल के उपराज्यपाल भी रह चुके हैं। ये इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। पश्चिम बंगाल के गवर्नर के पद से इस्तीफा देकर ये उपराष्ट्रपति बने। इन्होंने किसको पराजित किया, एल्वा एल्फ्रेड को इन्होंने पराजित किया। राष्ट्रपति हमारे यहाँ कौन रहे, माननीय द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने यशवंत सिन्हा को पराजित किया। उपराष्ट्रपति का अभी चुनाव को कौन सा हुआ था, 16वां चुनाव हुआ था। लेकिन हमारे उपराष्ट्रपति जी कौन से, 14वें उपराष्ट्रपति हैं। अब ये 14वें उपराष्ट्रपति क्यों है, क्योंकि आपके
हामिद अंसारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार उपराष्ट्रपति के रूप में काम किया है। इसलिए निर्वाचन आपका 16 क्रम का हुआ था, लेकिन कौन से क्रम के? 14। इसी प्रकार आपके राष्ट्रपति का निर्वाचन भी 16 में हुआ था, लेकिन राष्ट्रपति कौन सी? 15वीं राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू जी। 15वीं राष्ट्रपति क्यों है? क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं। ये सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, सबसे बड़ी चीज होती है यह समझना। आयोग क्या करता है, जो करंट में चीजें चल रही हैं उसका स्टैटिक पूछता है। कई बार क्या होता है, ऐसा लगता है कि पेपर तो पता नहीं कहाँ से आया। अगर आप पेपर का एनालिसिस करना नहीं सीख पाएंगे तो क्वेश्चन नहीं। आप पीसीएस जैसा, यूपीएससी वगैरह कितना ब्रॉड सिलेबस होता है, लेकिन उसमें भी तो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि अगर हम पेपर एनालिसिस करना सीख गए तो चीज़ें बहुत आसानी से कर पाएंगे। जैसे अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था, टाटा की कंपनी थी, टाटा स्टील आयरन कंपनी की स्थापना कब हुई और कहाँ पे? टाटा स्टील आयरन कंपनी की स्थापना हुई 1907 में सापची। सापची कहाँ पे पड़ता है? जमशेदपुर। जमशेदपुर आपके कहाँ पे? स्वर्णरेखा नदी के तट पर। अब आपको लग रहा होगा इतना डीप क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डीप नहीं था। अभी आप सबको पता है कि टाटा बहुत ज़्यादा चर्चा में। क्यों चर्चा में? क्योंकि इस बार का आईपीएल किसने करवाया? टाटा ने करवाया। हमारा जो नया संसद भवन बन रहा है, कौन बना रहा है? टाटा बना रहा है। एयर इंडिया का विलय किस में हो गया? टाटा में हो गया। ये सारी चीजें टाटा बहुत ज्यादा चर्चा में, इसलिए टाटा से स्टैटिक का क्वेश्चन पूछा। अगर आपको यही एनालिसिस करना आ जाए तो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अभी बीपीएससी का एक एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था 4 कंपनियों के नाम, इनमें से और कौन सी कंपनी है जिसकी स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई थी। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज कितनी चेंज करती, जबकि आपको पता है टाटा स्टील आयरन कंपनी की स्थापना 1907 में हुई थी, जमशेदपुर के सापची में हुई थी। तो बस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करते और पेपर का एनालिसिस करना। मैं जितने पॉइंट आपको पढ़ा रही हूँ सारे पेपर का एनालिसिस करके ही समझा रही हूँ। आप सर एक पॉइंट को नोट करिएगा और अच्छे से रिवाइज जरूर करिएगा, क्योंकि किसी भी बुक, किसी भी चीज़ को 10 बार पढ़ने से अच्छा है कि एक चीज़ को 10 बार पढ़ा जाए। अब आप एक सब्जेक्ट की 10 बुक पढ़ लीजिए, यहाँ से भी पढ़ लीजिए, वहाँ से भी पढ़ लीजिए, यहाँ, लेकिन याद कुछ नहीं, तो क्या पेपर में सॉल्व करवाए? नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, एक सोर्स रखना है, लेकिन उसका मल्टीपल टाइम रिविजन करना है। नेक्स्ट कह रहा है कि आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। हमारे राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति के लिए आपकी आयु कितनी होती है? 35 वर्ष की आयु सीमा होती है। राष्ट्रपति के लिए कितनी होती है? राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष होती है। राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष होती है। क्लियर? अब हमारे यहाँ पे कौन कौन? राधाकृष्णन और हामिद अंसारी आपके 2 बार रह चुके थे उपराष्ट्रपति के पद पर। अब आपके सामने तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। राधाकृष्णन जो पहले उपराष्ट्रपति बनने से पहले सोवियत संघ में राजदूत थे। अब आप सोच रहे होंगे इतना डीप क्वेश्चन, क्योंकि आप सबको पता है सोवियत संघ का ही विलय होके रूस, यूक्रेन ये सब बने थे, और अभी करंट में रूस यूक्रेन संघर्ष के बारे में काफ़ी चर्चा में रहा, तो काफ़ी संभावना है आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं। और भी कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं आपको लिखवा दूंगी, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका हामिद अंसारी, ये भी आपके 2 बार उपराष्ट्रपति पद पे रहे हैं। जगदीप धनखड़ जी हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। इससे पहले कहाँ के राज्यपाल रह चुके हैं? पश्चिम बंगाल के। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी जी। पश्चिम बंगाल कहाँ से सीमा बनाता है याद रखिएगा, उसको ट्रिक से याद करना हो तो ऐसे याद कर लीजिए, ममता बनर्जी के नाम से ही ट्रिक से याद कर लीजिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल एकमात्र राज्य जो असम से 2 बार सीमा बनाता है। इसको ऐसे याद करिए, मणिपुर, असम, मेघालय, त्रिपुरा, असम से 2 बार सीमा बनाता है पश्चिम बंगाल। ध्यान रखिएगा, कई बार आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में आर्टिकल 65 में उल्लेख किया गया है कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकता है। कब? मान लीजिए राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रिक्त हो गया, तो उस टाइम पे उपराष्ट्रपति क्या करेगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। जब कोई व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तो उसको जो भी वेतन, भत्ते, जो भी सुविधाएं उपलब्ध होंगी राष्ट्रपति के बराबर उपलब्ध होंगी, तब उसको राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में काम नहीं करना पड़ेगा, उस अकॉर्डिंग उसको वेतन भी नहीं मिलेगा। अब आप सब कई बार पॉलिटी पढ़ते हो तो एक आप सबके मन में डाउट आता है ना, कई बार हम देखते हैं पदेन सभापति,
पदेन अध्यक्ष, पदेन सभापति, पदेन अध्यक्ष, ये पदेन। तो आप सबके मन में कई बार डाउट होता है पदेन का तात्पर्य क्या होता है। पदेन का तात्पर्य होता है वो व्यक्ति, जो भी व्यक्ति इस पद पे आएगा वो इसका अध्यक्ष स्वतः हो जाएगा। जैसे नीति आयोग, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। एकता परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति। तो जो भी व्यक्ति इस पद पे आएगा वो स्वतः उस जगह का अध्यक्ष हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया? कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि आर्टिकल 97 में उल्लेख है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेगा। किसमें उल्लेख है? आर्टिकल 97 में। कुछ और इम्पोर्टेंट आर्टिकल जैसे 79 में किसका उल्लेख है? 79 में आपके संसद का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 80 में किसका उल्लेख किया गया है? राज्यसभा का। 81 में लोकसभा का। अच्छा जल्दी से बहुत रैपिड पार्ट में हम आर्टिकल का रिवाइज कर लेते हैं। पहले में आर्टिकल अनुच्छेद 1 में संघ व राज्य का उल्लेख किया गया है। 1 से 4 में संघ व राज्य का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 10 में संसद को अधिकार दिया गया है कि नागरिकता के संबंध में कानून बनाएगी। नागरिकता संबंधी कानून कौन सा है था? 1955 का। जैसे हाल ही में 2019 में संशोधन किया गया था CAA 2019 में, इसके वजह से काफ़ी विवाद भी हुआ था ना, जो आपके असम में NRC लाया गया था। NRC का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। NRC की वजह से काफ़ी विवाद भी हुआ था। तो आप समझ गए 5 से 11 तक में नागरिकता का उल्लेख है। आर्टिकल 5 में उल्लेख है जो भारत के निवासी होंगे। फिर 6 में भारत से पाकिस्तान से भारत प्रवेशन करने वालों की नागरिकता, जो पाकिस्तान से भारत है उनकी नागरिकता कैसे, भारत से पाकिस्तान प्रवेशन करने वालों की नागरिकता। 5 से 11 में नागरिकता का उल्लेख है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकार का अल्पीकरण, किस अवस्था में अपने मूल अधिकार को सीमित कर सकते हैं, लिमिटाइजेशन कर सकते हैं, इन सब चीज़ों का उल्लेख है। अनुच्छेद 14 में विधि के समझ समता विधियों के समान संरक्षण का उल्लेख। 15 में धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पर भेदभाव का निषेध। 5 आधार पर हम किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते, लेकिन इनके भी कुछ अपवाद हैं, उसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे। अनुच्छेद 16 में लोक निवेदन में अवसर की क्षमता का उल्लेख। 17 में अप्रस्था के अंत का उल्लेख किया गया है। 18 में उपाधियों का अंत, लेकिन सेना और विद्या संबंधी उपाधियां ग्रहण कर सकते हैं। 19 में वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख। 19A में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। 20 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख। 21 में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। 22 में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण कुछ दशाओं में किया गया है। 23 में बाल श्रम का निषेध। 24 में आपके बच्चों को काम में बाल श्रम का निषेध किया गया है। 25 में अंतःकरण से धर्म को मानने की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 25 में अंतःकरण से धर्म को मानने की स्वतंत्रता। 29 में अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 40 में ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख किया गया है। 42 में न्यायोचित काम की दशा और प्रसूति सहायता, मातृ सहायता का अवकाश का उल्लेख। 44 में समान सिविल सहायता का उल्लेख किया गया। 46 में पोषाहार का उल्लेख किया गया है। 48 में आपके जो सार्वजनिक स्थल है इन सब स्मारकों का संरक्षण का उल्लेख। 50 में कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण का उल्लेख। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति का उल्लेख। 52 में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख। 53 में भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा। 60 में राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख। 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उल्लेख। इतने हम पहले आर्टिकल डिस्कस कर चुके थे, अब आगे डिस्कस कर रहे हैं। सारे पॉइंट आपको ऐसे ही फिंगर्स पे रट हुए होने चाहिए, तो मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा धीरे बोले, आपको बहुत जल्दी सारे याद होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा जो राष्ट्रपति को सलाह देगा। किसमें उल्लेख किया गया? आपके 74 आर्टिकल में उल्लेख किया गया। और कहीं भी लोकसभा का 15% ही मंत्रियों का निर्माण हो सकता है। लोकसभा की कितनी 15% सीटों में ही मंत्रियों का निर्माण हो सकता है। और इस पॉइंट को हमने 91वां संविधान संशोधन
2003 के द्वारा जोड़ा था। जबकि आपके दिल्ली में केवल 10% ही मंत्री बन सकते हैं, बाकी जगह पे क्या 15%, लेकिन दिल्ली में आपके सिर्फ 10%। और मंत्रिपरिषद का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगर मंत्रिपरिषद में क्या हुआ, प्रधानमंत्री के खिलाफ आपने अविश्वास प्रस्ताव पारित किया तो समस्त मंत्रिपरिषद को स्थगित करना पड़ेगा। या किसी मंत्रिपरिषद के एक व्यक्ति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा। ध्यान रखिएगा। लोकसभा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2024 में आपका लोकसभा का चुनाव, तो प्रधानमंत्री, ये सारे आर्टिकल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगला हम देख सकते हैं कि कैबिनेट में जो मंत्री होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। इस बार का जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था इसमें उप मंत्री का कोई भी कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिला। आपके कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री से मिलाकर मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। और मंत्रिपरिषद मंत्रियों और राष्ट्रपति के बीच सेतु का काम करता है, दोनों के बीच बॉन्ड बनाता है। अच्छा, मंत्रिपरिषद किसके किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं? आपके नीति आयोग के, अंतर्राज्यीय परिषद के, राष्ट्रीय एकता परिषद के, विकास परिषद के, इन सब के पदेन अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं। क्लियर? इतने पॉइंट आपको समझ में आ गए। अच्छा, सबसे लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री जी का रहा था? पीएम जवाहरलाल नेहरू जी का सबसे लंबा कार्यकाल रहा था। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री पीएम का उल्लेख किया गया है कि एक पीएम होगा जो क्या करेगा, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में बॉन्ड बनाएगा। 79 में आपके संसद का उल्लेख किया गया है। संसद के भाग क्या होते हैं? संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर संसद बनती है। फिर जैसे आपका विधानमंडल हो जाता है तो विधानमंडल में क्या हो जाता है, विधानमंडल के 2 सदस्य होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। हमारे यहाँ पे कितने 6 राज्यों में विधान परिषद है, बाकी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। वहाँ की जनसंख्या के अकॉर्डिंग विधानसभा एक प्रस्ताव लाता है जिससे विधान परिषद का गठन किया जाता है। संसद में लोकसभा का उल्लेख किसमें किया गया? आर्टिकल 89 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है। इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। इसे हम निम्न सदन, इसके साथ अस्थायी सदन भी बोलते हैं। अस्थायी सदन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये विघटित की जा सकती है। कोई भी सदस्य आया, 5 वर्ष के लिए आया, उसके बाद चुनाव हुआ, कोई दूसरा व्यक्ति भी आ सकता है। तो लोकसभा को निम्न सदन, अस्थायी सदन, इसको 5 वर्ष कार्यकाल होता है। ध्यान रखिएगा। लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। लोकसभा में मैक्सिमम कितनी सीटें हो सकती हैं? 552 सीटें मैक्सिमम हो सकती हैं। वर्तमान में कितनी? 545 सीटें हैं, क्योंकि इससे पहले जो चुनाव हुआ था 545 सीटों पर चुनाव हुआ था। ध्यान रखिएगा। राज्यसभा का उल्लेख किया गया आर्टिकल 80 में। राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं, स्थायी सदन बोलते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होते हैं आपके राज्यसभा का कार्यकाल। ध्यान रखिएगा। इसकी आयु कितनी होती है? राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आयु होनी चाहिए 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष। दोनों का कंफ्यूजन ध्यान रखिएगा। लोकसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष। ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप किसी पंचायत स्तर का चुनाव में होते हैं तो आपके लिए 21 वर्ष। मतदाता की आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। मतदाता की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई थी, किसके द्वारा? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। सारी चीजें आपको फिंगर टिप पे रटी होनी चाहिए। अगला राष्ट्रपति को उल्लेख करते हैं आर्टिकल 52 में। राष्ट्रपति के बारे में सारे पॉइंट हम इससे पहले डिस्कस कर चुके थे। अब आपको एक काम करना है, यूपी में कितनी लोकसभा सीटें, विधानसभा की कितनी सीटें, विधान परिषद कितनी सीटें, ये रटी होनी चाहिए। इसके साथ ही वहाँ के सांसद कौन है, क्योंकि आपको यूपी का अगर एग्जाम है तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे यूपी में 80 आपकी सीटें हैं, विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की 80 सीटें, विधान परिषद की 100 सीटें हैं, लोकसभा की कितनी सीटें, विधानसभा की कितनी सीटें, सारी चीज़ें कमेंट करके बताइएगा। और इसके साथ ही यूपी में इस टाइम पे मंत्री कौन है ये आप जरूर रख लीजिए। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।